What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए हमारा पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी में हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत। अब हम 8th चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी करना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड पार्ट आ चुका है। तो सेकंड पार्ट जो आया है अब उसको भी मैं साथ साथ में लेकर चलूंगा और इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। तो वीक में 1-2 लेक्चर उसके आया करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के, ठीक है। तो दोनों चीजें साथ साथ में चलती रहेगी और पॉलिटी कंटिन्यू रहेगी। और जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बोला था वे अब लेक्चर के साथ में ही क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाया करेंगे। टेस्ट देखा करेंगे, पहले सिलेबस काफी बचा हुआ है, थोड़ा सिलेबस खींच लेते हैं। उसके बाद में टेस्ट भी बीच बीच में मैं लूंगा, ऐसी बात नहीं है टेस्ट छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि टेस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। और जो वीडियो में डालता हूँ क्वेश्चन की वो भी आती रहेंगी बीच बीच में, ओके। तो कंप्लीट आप लोगों का कवर करा के चलूंगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए, बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। तो जो हमारा 4th पार्ट है आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डीपीएसपी। इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहां पे आप लोगों को वर्ड देखने को मिल रहा होगा डायरेक्टिव, तो मतलब ये डायरेक्ट करते हैं किसको? स्टेट को। तो ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि आप लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाइए। तो उसके प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल बोलते नहीं, लॉ है जिसे आप लोगों ने बहुत सारे लॉ भी पढ़े होंगे, ग्रेविएशनल लॉ हो गया या फिर कई तरीके के इसलिए लॉ होते हैं, न्यूटन के लॉ आप लोगों ने देखे होंगे। तो लॉ क्या होता है? एक बेसिक सिद्धांत होता है जो हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को कोई काम किस तरीके से करना चाहिए। तो वो उसका बेसिक लॉ होता है। तो ये भी इस तरीके से एक प्रिंसिपल है। यहाँ पे ये बताते हैं कि स्टेट की जो पॉलिसी है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती हैं, उनको किस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए। तो उसके लिए उसको ये क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टिव देते हैं, ठीक है। पर लेकिन इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं स्टार्टिंग में ही बता के चलता हूं। अगर पॉलिसीज बनाई गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जैसे कि जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएंगी। तो अगर इस तरीके की बातें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और वो हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। जिस तरीके से आप लोगों ने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टरों में पढ़ा था कि अगर किसी भी बात का हनन हो रहा है तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, पर लेकिन यहां पर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसा बाइंडिंग नहीं है यहां पर फंडामेंटल राइट के अगर हम देखा जाए बारे में तो वहां पर जरूर वो बाइंडिंग है। तो आज हमारा ये चैप्टर देखने जा रहे हैं, इसको मैं कंप्लीटली होलिस्टिकली कवर करके चलूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ओके। थोड़ा सा आप लोग देख लेते हैं एक बार अब तक हमने क्या क्या पोर्शन कवर कर लिया है। तो थोड़ा सा ही आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं। जो आज ही देखना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक कनेक्टिविटी बन जाएगी और जो पहले से देख रहे हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा यहां पर। तो पहले फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूं। यहां पे ये फर्स्ट पार्ट है यूनियन, जो हमारी यूनियन है, ठीक है, और उसकी टेरिटरी, जितनी भी टेरिटरी है उसके अंदर में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक साइड में आप लोग यूनियन लेते हैं और दूसरा टेरिटरी लेते हैं। जो यूनियन में आता है यहां पर स्टेट आते हैं, पर लेकिन जब बात आती है टेरिटरी की तो यहां पर यूनियन के यहां पर उसके स्टेट के साथ साथ में जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो भी आती है। और जो बाहर की टेरिटरी हम किसी को एक्वायर कर लेते हैं, मान लीजिए कल को चाइना के ऊपर हमने आक्रमण किया और चाइना को इंडिया में मिला लिया, तो चाइना भी हमारी टेरिटरी हो जाएगी ठीक है। तो इस तरीके से, तो एक तरीके से ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो यूनियन से बड़ा टर्म होता है, ठीक है ना, टेरिटरी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है आप लोगों को। बहुत अच्छे से मैंने फंडामेंटल राइट जब पढ़ा रहा था ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करिए, ओके। इस ये जो आर्टिकल होते हैं यहाँ पे, आर्टिकल हम लोगों ने देखा था 1 to 4 आर्टिकल। एक एक आर्टिकल आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, कुछ भी शॉर्ट में नहीं बताया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर करके मैंने पढ़ाई। इसके बाद में हम लोग पहुंचे सेकंड पार्ट पे, जिसका नाम है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप भी हम लोगों ने अच्छे से देखी, किस तरीके से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, किस तरीके से उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि टर्मिनेशन कितने तरीके से होता है। यहां पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन बीच बीच में पूछता चलूंगा, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी हो सके, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ाई जिसके नहीं साथ में उसके साथ में रिवीजन नहीं करेंगे ना तो सब कुछ ऐसे ही रखा रह जाएगा। एग्जाम टाइम पर रिवीजन ही काम में आएगा। तो रिवीजन आप लोगों को अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन बीच बीच में पूछता रहूंगा, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे। और सारी पीडीएफ में ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं और वीडियो देखकर भी रिवीजन कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे, पर रिवीजन जरूर कीजिए या किसी को पढ़ा के रिवीजन कर लीजिए, ओके। और हाँ, एक बात और याद आ रही है मुझे, देखिए कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर पता नहीं चलता है वीडियो आती है। तो देखिए आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो सब्सक्राइब करने के बाद में बराबर में एक घंटी होती है, उसको दबा लिया कीजिए। उससे क्या रहेगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसको आप लोग ऑन करिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए पार्ट 3 है यहाँ पर, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया मैंने, बहुत सारे लेक्चर हो गए, इतना मैंने सोचा भी नहीं था, पर थोड़ा कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पर। तो ये सारे लेक्चर मैंने डिस्कस किए। यहाँ पर कितने से आर्टिकल से कितने तक था, यहाँ पर थे
12 से 35 तक का। तो टोटल यहां पर ये आर्टिकल थे। इनका फ्रेमवर्क आप लोगों को याद रखना है, कितने आर्टिकल से कितने के बीच में, थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प हो जाती है। जो सिटीजनशिप था वो था 5 से 11 के बीच में। ओके, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसको रटना नहीं है, 2-4 बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, और मैं भी बीच बीच में रिवीजन कराता रहूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फोर्थ पार्ट है अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहां पे इसके जो आर्टिकल हैं आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 36 से लेके चलेंगे हम, और 51 तक कंप्लीट आर्टिकल यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। तो लगभग 50 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के, 51 आर्टिकल जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को देखिए आगे के लेक्चर तो आते रहते हैं, पर लेकिन खाना उतना ही खाना चाहिए जितना पेट से ही, जितना आप लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। पढ़ते रहो आगे आगे, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, पता नहीं क्या क्या उठा के रख लिया। जितना करना है उसको ढंग से करना है, ठीक है, कम से कम उससे क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो जितना कर लिया कम से कम उसका रिवीजन करके आप लोगों को साथ साथ में चलना है। ओके, फिर इसके बाद में 4th ए आएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी आएगा। फिर इसको देखेंगे हम, ये अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, इसके बारे में फिर हम देखेंगे। ये लगभग एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अभी देखते हैं इसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में। इस वाले पोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर चलिएगा इस पोर्शन पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अभी बताया, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये इस तरीके से आ जाते हैं पार्ट में लगाने के लिए सीरियल वाइज। इनके सामने दे देंगे पार्ट फर्स्ट में कौन आता है, पार्ट सेकंड में कौन आता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी, ठीक है ना। चार नाम है इसमें, डीपीएसपी, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि पार्ट 4 में हो गया। ये थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक है। देखिए कुछ भी ट्रिक बना दी है इस तरीके से, और कुछ पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। ओके, इसके अलावा देखिए ये आर्टिकल आते हैं 36 से 51 तक, टोटल आर्टिकल ये आते हैं। इसका ग्रुप भी पूछ लिया जाता है कितने से कितने आर्टिकल तक आते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि आइडिया कहां से आया कॉन्स्टिट्यूशन में इसका, देखिए डीपीएसपी रखनी चाहिए। तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वहां से आया है, ठीक है ना। तो 1930 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, हमने भी वहां से ये आइडिया को लिया है। ये भी कई बार मैच करने के लिए आ जाता है कि कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहां से लिया है, उन्होंने लिया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना तो खैर आगे नहीं पहुंचेंगे, आप लोगों को कम से कम इंडिया का पता होना चाहिए, बाकी तो वो कहां से ले रहे हैं उससे मतलब याद रखना है तो रख लीजिए। देखिए जितना चीजें याद रहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार ये बोल दिया जाता है कि किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या बोला है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको नोवेल फीचर बोला था कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा फंडामेंटल राइट में आप लोगों ने हार्ट एंड सोल का जिक्र सुना होगा, इसी तरीके से इसे नोवेल फीचर बोला था, ठीक है, कि सोसाइटी के फायदे के लिए कुछ करने वाले फीचर है ये। क्योंकि इसमें सारी चीजें आप लोगों को उसी तरीके की देखने को मिलेगी कि हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक, वहां पर इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। तो सोसाइटी पे ज्यादा फोकस किया गया है, हमारा समाज जो है उस पर ज्यादा फोकस दिया गया है यहाँ पर। तो इसीलिए यहां पर इसको नोवेल फीचर भी बोला गया है। ये बोला था BR अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद में क्या बोला गया आप लोगों ने कंप्लीट अगर बात आए निकल के, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलोंग विद फंडामेंटल राइट दोनों को मिलाकर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों को मिला के फिलोसफी और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था। मतलब फिलोसफी क्या, जिस तरीके से जिस पैटर्न पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफी कुछ है, इंडिविजुअल इंसान के फायदे के लिए काफी कुछ है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का, ठीक है। और तो हमको इस बात पे अपने आप पे गर्व भी करना चाहिए। तो यहाँ पर फिलोसफी की जब बात की जाती है तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिलोसफी और सोल, तो ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। और ये है ग्रानविल ऑस्टिन, इनका नाम आप लोग कई बार सुनते होंगे अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में चीजों को पढ़ते हैं। ये अमेरिकन ऑथर है, हिस्टोरियन है अमेरिकन। इन्होंने काफी रिसर्च की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और फंडामेंटल राइट है, इसका नाम भी दिया इन्होंने कॉन्सेंस, विवेक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का विवेक है ये दोनों पार्ट, ठीक है। असली कॉन्स्टिट्यूशन यही है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं होता है कि तेरे पास में बुद्धि की कमी है, तेरे पास में विवेक की कमी है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में असली चीज है, जो जिसको आप लोग आत्मा बोल सकते हैं, वो भी इन्होंने भी इसी को बोला है। तो ये आप लोग इसके बारे में कई बार इस तरीके से ऑथर जो होते हैं, एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि किसने ये बोला है। आप लोग देखते होंगे नॉर्मली कि ये बोला जाता है कि ये वर्ड किसने बोला है, ये लाइन किसने बोली है, ये किसके द्वारा कहा गया है हिस्ट्री में। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए किसने क्या क्या किस टाइम पर कहा है,
ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग उसका रिवीजन करते रहेंगे। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आप लोग सुना करें तो पिछले वाले लेक्चर को रिवाइज जरूर किया करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर पे आने से पहले कम से कम 24 आवर के अंदर अंदर आप लोगों को रिवीजन कर लेना चाहिए उसका, अगर लंबे टाइम तक अपनी मेमोरी में ये चीजें फिक्स रखना चाहते हैं तो। नहीं तो भगवान भरोसे हैं चीजें चली रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अगर चाहते हैं कि जो चल रहा है चलने दीजिए, वो चलता ही रहता है, तो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आइए और चीजों को कीजिए। ओके, आइए अब थोड़ा सा डिटेल में मीनिंग समझ लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, आखिर किस किस तरीके से किस किस पर ये इंप्लीमेंट की जाने के लिए मतलब ड्यूटी रहती है, उसके बारे में यहाँ पर बातें बताई गई है। तो फीचर्स क्या क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फ्यूचर की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है और रिकमेंडेशन है। जिस तरीके से मैंने बोला आप लोगों को, ये डायरेक्टिव करती हैं, मतलब डायरेक्शन देती हैं स्टेट को कि आपको ये काम करने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता जो थे ना, उन्होंने कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिख के चले गए, ये इसलिए लिख के चले गए कि इससे डायरेक्शन मिलती रहे, जो आने वाली गवर्नमेंट है उनको पता रहे कि हमको क्या करना चाहिए, तो इस तरीके से उनको डायरेक्शन मिलती रहे। तो इसीलिए चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी गई है, लिख दिया गया है कि इनको देख देख कर आप लोग आगे बढ़ते रहें। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से, मान लीजिए आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, समझ में नहीं आया कि क्या करना है आगे, तो अपनी किताब उठा के देख ली कि यार ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया। तो कुछ कुछ इसी तरीके से है, ये एक तरीके से गाइड का काम करती हैं। कुछ पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है तो कुंजी उठा के देख ली, गाइड उठा के देख ली, तो यहाँ पे ये भी उसी का काम करते हैं। गवर्नमेंट जब कुछ कर रही है, अगर उनको देखना है कि हम लोग सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, तो उठा के डीपीएसपी देख ले, उससे उनको पता चल जाएगा कि हमारी डायरेक्शन सही है या हमारी डायरेक्शन गलत है। ओके, तो यहां पर क्या क्या है देखिए, स्टेट में क्या आता है, लेजिस्लेटिव आते हैं जो कि नियम बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव रहते हैं जो नियम बना देते हैं, उनको फिर एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उनको इंप्लीमेंट करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं इन सब चीजों में। तो ये सारे यहां पर आते हैं। तो आर्टिकल 36 के तहत क्या बात बोली गई है कि स्टेट की ड्यूटीज है एक तरीके से, ये अगर चाहे तो स्टेट फॉलो करेगा। ड्यूटी देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी भी आप लोग देख सकते हैं, वो अगर उनका भी हनन हो रहा है या आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो तब भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये भी इस तरीके से ही है बिल्कुल। तो ये कई क्वेश्चन है आप लोगों से इर्द गिर्द करके पूछ लिए जाते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। तो स्टेट जिस तरीके से पार्ट 4 में स्टेट वर्ड बोला गया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जब मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट बता रहा था, वहां पर फंडामेंटल राइट में भी स्टेट वर्ड का कुछ यूज किया गया था। वहां पर मतलब स्टेट वर्ड का यूज क्या था फंडामेंटल राइट में, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी स्टेट, जब जिक्र कर रहे थे कि कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता है, उस कोई भी में कौन था, लेजिस्लेटिव था, एग्जीक्यूटिव थी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स थे, लोकल अथॉरिटी थी, पंचायत या आप म्युनिसिपैलिटी बोल सकते हैं, और अदर पब्लिक अथॉरिटी थी। तो स्टेट का मतलब ये बातें थी वहां पर। अगर इनमें से कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो हम लोग कोर्ट में जा सकते थे। ये बातें हमने फंडामेंटल राइट वाले लेक्चर में देखी थी। अब यहां पे भी स्टेट का मतलब यही है। स्टेट का जब जिक्र करेंगे तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आर्टिकल 36 में कि ये सारी बातें आएंगी कि इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए ये इनकी ड्यूटी है कि इनको इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये जिक्र किया गया है। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, आखिर ऐसा आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ऐसा क्या था कि फंडामेंटल राइट तो इन्होंने बोल दिया कि आप लोगों को इंप्लीमेंट करने हैं, कोई इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो आप लोग कोर्ट में चले जाएंगे, डीपीएसपी में क्यों नहीं बोला। देखिए उसका रीजन है, हमारी पॉपुलेशन है, और जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं थी कि जो भी बातें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी है, अगर स्टेट पे हम लोग बैन लगा देते, हम लोग बोलते उनको कि आप लोगों को ये इंप्लीमेंट करनी ही करनी है, अगर स्टेट को हम इस तरीके से डायरेक्शन देते कि इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग कोर्ट में चले जाएंगे। तो इतने रिसोर्सेज नहीं है हम लोगों के पास में, स्टेट के पास में, सेंटर के पास में इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हर एक इंसान को एजुकेशन दे सकें, हर एक इंसान को हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, हर एक इंसान को खाना प्रोवाइड करा सकें। तो इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो इसी की वजह से, रिसोर्सेज नहीं है तो सीधी सीधी क्या बात निकल के आती है, सीधी सीधी ये बात निकल के आती है, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो अगर उनको बाइंडिंग कर दिया तो स्टेट कटघरे में आ जाएगा, डेली स्टेट कोर्ट में खड़ा रहेगा, और स्टेट कोर्ट में खड़ा रहेगा तो जो रही सही जो पॉलिसी बना रखी है वो भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है, तो आप लोगों को उस बैकग्राउंड की नॉलेज रहेगी तो आप लोग समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वरना तो रटने के तो फिर कई सारे साधन है, बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी यूट्यूब पर, जहां पे आप लोगों को डायरेक्ट बता देंगे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, आप लोग उसको देखेंगे आराम से, वो आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाएगा। पर लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लोगों को ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमको इसके बारे में समझना चाहिए। कम से कम इंजॉय करिए, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग जिसे समझ भी सके ढंग से। अब सेकंड बात क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब इंस्ट्रक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को चलना है। और ये कहां पर भी रखा गया है, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था जब जो बैकग्राउंड पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना कहां से स्टार्ट हुआ, उसके ऊपर 2 लेक्चर लिए थे मैंने।
तो वहां पर हम लोगों ने देखा था, देखिए हर एक लेक्चर के नीचे जो आप लोग कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते हैं वहां पर उनकी लिस्ट रहती है, तो आप लोग वहां पर देख लेते हैं जिन जिन के भी मिस हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जब वीडियो खत्म होती है तो स्क्रीन पर भी आ जाता है वो, तो जिसके मिस हो जाते हैं रिवीजन करना है तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, अंदर जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वहां पर बोला भी गया था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वहीं से ये बातें निकल के आई। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी बोला, इसको फिर से उन्होंने डिफाइन किया कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके से गवर्नर जनरल को, एक तरीके से गवर्नर जनरल हमारे यहाँ पर आते थे, बाद में उसको 1857 के बाद में उसी गवर्नर जनरल को हम वायसराय बोलने लगे थे, ठीक है। तो जब हम उसको वायसराय बोलने लगे, पहले गवर्नर जनरल बोलते थे, तो उसको भी एक तरीके से डायरेक्शन दी जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आप लोगों को इस तरीके से काम करनी है। तो फिर वहीं से ही वहां पर कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट दे रही है, डायरेक्शन दे रही है गवर्नर जनरल को। तो हम लोगों ने अपने जो हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहां पे भी इस तरीके की चीजें देखने को मिली, ठीक है। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरीके से चीजें रख ली कि जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नर जनरल को डायरेक्शन देती है, इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी गवर्नमेंट है वहां पे उसको डायरेक्शन देगा कि आप लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए, ओके। तो कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं बैकग्राउंड में, अगर बैकग्राउंड को आप लोग खंगाल के देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने निकल के आ जाएंगे। एक चीज आप लोगों को बड़ी अच्छी देखने को मिलती होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से बनाया गया है वो सारे जो दर्द हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने देखे थे वो कॉलोनियल टाइम में, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चलनी चाहिए, सोसाइटी किस तरीके से होनी चाहिए, पॉलिटिकल राइट, हम लोगों को उस टाइम पर वोट डालने के भी राइट नहीं थे, कुछ आदमियों को थे वो जो पढ़े लिखे होते थे, पर लेकिन आज की डेट में हर एक इंसान जो कि 18 साल या 18 साल से ज्यादा का है वो क्या कर सकता है, वो वोट डाल सकता है। तो आज की डेट में ये राइट हमने सबको प्रोवाइड कराए हैं। तो जो कमी उस टाइम पर हमको लगती थी वो कमी आज की डेट में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, जो पेरेंट्स होते हैं अगर उनको कुछ नहीं मिलता है, कोई कमी रहती है उनकी लाइफ में, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए वो चीज करने की कोशिश करते हैं कि हमको तो ये फैसिलिटी नहीं मिली है पर हमारे बच्चों को जरूर मिलेगी। तो इसी तरीके से जो हमारे फाउंडर फादर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ ऐसे ही प्रोविजन रखे हैं कि जो चीजें उन्हें नहीं मिली वो चीजें हमें मिल गई, हमें मिल सके और हम उसका एंजॉय कर सके। तो इस तरीके से जो एम था, जस्टिस ढंग से मिल सके, लिबर्टी रहे, लोगों की आराम से एंजॉय कर सके, इक्वलिटी रहे, भाईचारा रहे, फर्टर्निटी, तो सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों को न्याय भी मिल सके, कहीं पे घूम फिर भी सके आराम से, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इक्वलिटी रहे, एक दूसरे में कोई भेदभाव ना किया जाए और भाईचारा भी बना रहे। तो ये सारी बातें हम लोगों को प्रियम्बल में देखने को मिली है। प्रियम्बल देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आते हैं वहां पे, एक कंप्लीट वीडियो इसके बारे में मैंने बनाई थी काफी अच्छे से, आप लोग देखेंगे तो कंप्लीट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा और फिर इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा कोई, ओके। इसके बाद में क्या देखा, कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से वेलफेयर स्टेट का निकल के आया, ठीक है, कि हमको अपनी जो यहाँ पर जनता है, जनार्दन है हमारे यहाँ पर, उनके फायदे के लिए सोचना है, ठीक है। पुलिस स्टेट नहीं था, ब्रिटिश जो स्टेट था वो पुलिस स्टेट था, वहां पर सबको डायरेक्ट किया जाता था, कोई कुछ करता था गोली मार दी जाती थी, उठा के जेल में डाल दिया जाता था। कई बार तो ऐसे ऐसे भी काम हुए कि जिसने कुछ नहीं किया है उनको भी उठा के जेल में डाल दिया जाता था, कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं था यार। वहां पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे लीडर थे, अगर वो कुछ करते थे उनको भी जेल में डाल दिया जाता था। आप लोग देखते होंगे कितना फ्रीक्वेंट था जेल में जाना, अगर आप लोगों ने नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को ये सारे आइडिया होगा। तो ये बातें कई बार निकल कर आती है घूम फिर कर कि किस तरीके से हम लोगों को अपना स्टेट बनाना था। तो वो सारी चीजें जो हम लोगों को उस ड्यूरेशन में नहीं मिली, हम लोगों ने ये सोच लिया था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, कि कम से कम अपने जो आने वाली जनरेशन है उनको ये चीज जरूर देनी है। तो उन्होंने बोला कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाएंगे जो हमारा स्टेट हो वो सोसाइटी के फायदे के लिए सोचे और वो पुलिस स्टेट ना बने, मतलब हमारे ऊपर अत्याचार ना करे। इसी को रोकने के लिए हमारे यहाँ पर, अगर कभी आप लोगों को पता चल जाए, क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि क्यों हमारे यहाँ पर पुलिस स्टेट नहीं बन सकता, कौन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता है हमारे फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट कुछ भी फंडामेंटल राइट का हनन करने को आएगा तो हम लोग कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट हमारा इंडिपेंडेंट है, वो हमेशा आर्टिकल 32 के तहत रिट्स है वहां पर, उनको फॉलो करके हमारे फायदे में हमेशा अपना जो डिसीजन है वो जनता के फायदे में देगा, ओके। तो ये बातें हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में, तो यही बात यहां पर बोली जा रही है, ओके। तो यहां पर पुलिस स्टेट नहीं होना है, यहां पर जो स्टेट होना है वो वेलफेयर वाला स्टेट होना है, हमारे फायदे के बारे में उसको देखना है। और ये बात मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, नॉन जुडिशियबल है, मतलब अगर ये इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये घुमा फिरा के पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो आर्टिकल 37 में ये बात निकल के आती है, ठीक है, कि प्रिंसिपल्स जो फंडामेंटल्स हैं यहाँ पर गवर्नेंस के,
ड्यूटी स्टेट पॉलिसी की, तो उनका जो लॉ बनाना है उनको उस तरीके से फॉलो करना है। पर लेकिन ये जुडिशियल नहीं है नेचर में। अगर ये इसको नहीं बनाते हैं, ये इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए जिस तरीके से मान लीजिए कोई पॉलिसी आ गई, अगर मान लीजिए सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंप्लीमेंट करने की बात होती है तो ये माना जाता है हमको एक वेलफेयर सोसाइटी बनानी है, हम लोगों को सबको जो भी प्रोवाइड करानी चाहिए, सबको हेल्थ भी प्रोवाइड करानी चाहिए, पर उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा इतना? जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हम चाइना को सरपास करने वाले हैं, तो इतनी पॉपुलेशन को, इतनी जनता को बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए। इतना रिसोर्सेज करने के लिए हमारे पास में मनी नहीं है, तो उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है फिर। तो इसीलिए नॉन जुडिशियल नेचर में इसमें रखा गया है, वरना इसको भी जुडिशियल रखा जा सकता था अगर हमारी भी एक छोटी सी कंट्री होती, छोटी सी जनरेशन होती और कोई प्रॉब्लम यहां पर न होती, तो हम इसको आराम से इंप्लीमेंट कर सकते थे। ओके, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। पर मैंने अभी आप लोगों को बताया नॉन जुडिशियल इन नेचर है। नॉन जुडिशियल इन नेचर है, पर लेकिन कोर्ट को बड़ा फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी केस कोर्ट में पहुंचता है तो उस केस को सोल्व करने के लिए हमारे कोर्ट जो है वो हमेशा इनका फायदा उठाते हैं। मतलब अगर कोई लॉ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी रखने के लिए। देखिए हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा जब किसी लॉ को पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास में सिग्नेचर होने के लिए जाता है और उसके बाद में वो लॉ बन जाता है। नॉर्मली ये प्रोसेस होता है हमारे यहाँ पर। तो जो ये लॉ बना दिया जाता है, अब फिर ये इसको देखा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। कौन देखती है? हमारी जुडिशरी इसको देखती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो इंप्लीमेंट कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए। यहीं पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, नल एंड वॉइड, मतलब खत्म इसकी कहानी। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया, NJAC, उसका यही हाल किया गया। जुडिशरी करके आई उसको, वो जुडिशरी नहीं, पार्लियामेंट उसको बाकायदा बना के लेके आई आराम से इंप्लीमेंट करने के लिए। जुडिशरी ने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है और ये हमारी इंडिपेंडेंसी, जो हम इंडिपेंडेंट हैं उसका हनन कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और उन्होंने क्या बोला, इसको आप लोग यहीं पर ही बंद कर दीजिए। तो ये बात भी वहां पर निकल के आई। तो ये सारी बातें इसी तरीके से निकल के आती हैं। जब भी कोई बातें इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो इसी तरीके से इसको देखा जाता है। तो आप लोगों को ये फोकस करके चलना चाहिए, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोर्ट को हेल्प कर रहे हैं कि जब कोई जुडिशरी के, जब कोई हमारी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है तो उस लॉ को इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। मतलब उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको खत्म कीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है तो बल्ले बल्ले एंजॉय कीजिए यार, मेहनत किया आप लोगों ने, फल मिलना चाहिए। तो वहां भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हेल्प करती है हमारी जुडिशरी की। ओके, इस पोर्शन पे जाने से पहले आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोग नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री होती है प्राचीन वाली, फिर मेडवल आ जाती है, मुगल आ जाते हैं उसमें, इसके बाद में फिर मॉडर्न आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। क्या आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री इस तरीके से डिवाइड है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने अपने पढ़ने के लिए, अपने समझने के लिए इसको डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाला पोर्शन चल रहा है यार, यहां तक हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, अब आगे दूसरा पोर्शन आ जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ये सब हम अपने फायदे के लिए, हम अपने आप समझने के लिए चीजों को उस तरीके से लेके चलते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ट्रांजिशन होता है। कोई पहले ऐसी कुछ चीज हो रही थी, पहले क्या हो रहा था, चारागाह थे, मतलब एक तरीके से जो जानवर थे उनको लेके घुमा करते थे वो खेतों में चुगाने के लिए। उसके बाद में क्या किया, खेती करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो पहले तो वो रेंडर थे, एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, आज यहां सामान नहीं मिला कल वहां चले गए। तो पहले इस तरीके से वो लोग घूमते थे, पर लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसा हो गया कि उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी। जब खेती करनी स्टार्ट कर दी तो एक जगह फिक्स हो जाएंगे ना, तो फिक्स हो गए तो फिर उन्होंने वहीं घर बनाने स्टार्ट कर दिए, तो फिर इसके साथ में वहीं अपने पशु वगैरह रखने स्टार्ट कर दिए, तो छोटी छोटी कॉलोनी टाइप की बनने लगी वहां पे। तो इसी तरीके से ये चीजें होने लगी। तो ये हमने लोगों ने ट्रांजिशन देखा यहाँ पर कि पहले ऐसा होता था फिर ऐसा होने लगा, तो उस ट्रांजिशन के नाम पर हम इसको दूसरा नाम दे देंगे, इसको तीसरा नाम दे देंगे। तो इस तरीके से नाम रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कई बार इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाए, अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो हिस्ट्री कहीं डिवाइड नहीं है। हम ट्रांजिशन के बेस पर उसको अपने आप हम लोग समझने के लिए उसको डिवाइड कर लेते हैं। जहां बहुत बड़े रूल का जो बंद हो गया, जिस तरीके से मुगल बहुत बड़ा राज्य चल रहा था, जब उसका खात्मा हो गया तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, क्योंकि अंग्रेज आ गए वहां से। वरना ऐसा थोड़ी ना था, वो मुगल ने बोला कि हम तो खत्म हो गए हैं भैया, हम तो पुराने थे, अब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, अब अंग्रेजों का टाइम आ गया। ऐसा कहीं कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर देखें हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिवाइड नहीं कर रखा है, पर हमने अपने समझने के लिए इसको डिवाइड कर लिया है यहाँ पर, कि तीन तरीके से यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है, तीन पार्ट में डिवाइड आप लोग बोल सकते हैं इसको किया है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स।
तो इन 3 पार्ट में आप हम लोगों ने इसको डिवाइड किया समझने के लिए। ये सारे तीन चीजें यहां पर लिखी गई हैं सोसाइटी के लिए किस तरीके से होना चाहिए। देखिए हमारे गांधी जी थे, इनके बारे में भी आप लोगों को एक बात याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है, गांधी जी जो थे वो पार्लियामेंट में नहीं गए, ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहना है। तो इनका नाम अगर आप लोग कभी क्वेश्चन में, मैंने कई बार देखा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, तो उसमें आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। देखिए गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, पर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट हमारा चलाया गया वो किस तरीके से इनके द्वारा लीड किया गया है। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे तो उनको यह लगा कि गांधी जी के जो थॉट हैं, गांधी जी के जो सोचने का तरीका है, गांधी जी के जो काम करने का तरीका है, कुछ ऐसी चीजें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहिए जिससे कि गांधी जी का एग्जिस्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और आने वाली जनरेशन को पता चलता रहे कि गांधी जी क्या सोचा करते थे। तो इसीलिए गांधीजियन प्रिंसिपल भी यहां पर रखे गए जिससे कि पता चलता रहे, और उसके बेस पर जो हमारे स्टेट है आज की डेट में, ठीक है 29 स्टेट है यहां पर, और आज की डेट में जो हमारा सेंटर है, तो दोनों मिलकर उस तरीके से काम कर सकें, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कर सके अच्छे से इनके गाइडेंस में। मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत हम लोगों को, मतलब हमारे स्टेट को या हमारी गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि आपको सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, आपको सोसाइटी को किस तरीके से देखना चाहिए। तो वो सारी बातें यहां पर भी रखी जाती हैं। ओके, तो ये सारा पार्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से यहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन की जा सकती हैं। अब कुछ क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोगों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरीके से सीडीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि पर्पस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो सीडीएस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर क्या है इसका, आंसर सीधा सीधा ये है इसका कि किस तरीके से हम लोगों ने पॉजिटिव गाइडलाइन दी है, पॉजिटिव गाइडलाइन प्रोवाइड कराई है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, किस तरीके से उनको ये प्रिंसिपल जो है वो इंप्लीमेंट करने हैं। तो स्टेट पॉलिसी किस तरीके से उनको ऑल लेवल पर बनानी चाहिए और किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तो वो गाइड यहां पर प्रोवाइड कराई गई है। तो ये इस तरीके से सीडीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग नॉर्मली देख लेते हैं, आप लोगों को अगर ये लेक्चर आप लोग ढंग से सुनेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन आप लोग करके ले जाएंगे। अगर आईएएस की बात करूं तो आप लोग यहां पर आईएएस का भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आईएएस में 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या पर्पस था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का, ये क्वेश्चन निकल के आया। तो क्या प्रिंसिपल था, तो आप लोग यहां पर जानते हैं, मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई अभी कि हमारी इकोनॉमी को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप लोग इस तरीके से चीजें याद रखेंगे तो नॉर्मली क्वेश्चन करके ले जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। देखिए हमारे पास में ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आराम से करके ले जाओगे। तो मेरा पर्पज यही रहता है कि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चला जाए। मैं किसी एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। फिर एग्जाम तो आप लोग चाहे छोटा दीजिए, चाहे पुलिस का दीजिए या फिर आईएएस का दीजिए, सारे क्लियर कर लेंगे आप लोग अगर आप लोग ढंग से लेक्चर सुन के चलेंगे। और आप लोगों का एक माइंड भी डेवलप होगा अपनी पॉलिटी से रिलेटेड, अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड। तो ये पर्पज रहता है मेरा लेक्चर लेने का। ओके, तो सबके लिए फायदेमंद होगा ये। इसी तरीके से एनडीए में एक बार क्वेश्चन पूछा गया। एनडीए में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनमें से कौन सी नहीं है, जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो उनमें से जितनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो तो दे रखी थी, पर एक पॉइंट ऐसा था। देखिए कई बार आप लोग पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोगों को पता होता है यार ये तो पोर्शन मैंने पढ़ा नहीं है, तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी ना, अगर आप लोग हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऑप्शन जरूर पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या था, आप लोगों को अगर पता भी नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है ढंग से उसके बारे में, तो अगर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग करके ले जाओगे। क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा नहीं है। तो उनमें से 3 तो दे रखे थे कि ये 3 तो हैं, पर लास्ट वाला जो डी क्वेश्चन था उसमें बोल रखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है कि हर एक इंडियन सिटीजन को, हम लोगों को फ्री एजुकेशन, हेल्थ की सर्विस और खाना वगैरह प्रोवाइड कराना है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे स्टेट की या सेंटर की इतनी औकात है कि हर एक सिटीजन को ये सब चीजें प्रोवाइड करा सके? नहीं है भैया। तो अगर ऐसी होती तो प्रोवाइड करा रहे होते। तो आप लोगों को अगर पता भी नहीं है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या नहीं है, और आप लोगों को एक नॉर्मल बेसिक पता है जो मैं आप लोगों को बताया अभी, तो आप लोग यहां पर भी क्वेश्चन करके आराम से ले जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग बेसिक्स अगर सीखेंगे ना तो आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक्स पर ज्यादा फोकस दीजिए।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हुआ करे तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या तो यहीं पर ही दिया कीजिए, या फिर आप लोग कहां पर जाकर दे सकते हैं, फेसबुक के पेज पर आप लोग यहां पर जाके मुझे बता सकते हैं। ये वाला लिंक है यहां पर। आप लोग कई बार क्या करते हैं यार, स्टडी IQ के नीचे जाते हैं और वहां पर जाकर उसके बारे में बताने लगते हैं कि सर ये क्वेश्चन, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वहां पर जाके मत बोला कीजिए, जो भी आप लोगों को बोलना है वो आप लोग यहीं पर ही बोला कीजिए, इसके नीचे आगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जो भी यहाँ डाउट होते हैं यहाँ पर पूछा कीजिए, जो वहां पर डाउट होते हैं वहां पर पूछा कीजिए, दोनों को इंटरमिक्स मत कीजिए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और चीजें पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए। और पसंद क्यों नहीं आ रही है, डिसलाइक कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए भी, जिससे मैं उसको इंप्रूव कर सकूं। ओके, तो देखिए आप लोगों को चीजें दूसरों को शेयर भी कीजिए, जिससे अपना भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो। अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाना है। वाटर और ट्री को सेव कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।